दोस्तों, आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं यह धांसू डायलॉग जरूर सुना होगा कि इतिहास पढ़ना बड़ा बोरियत का काम है। दोस्तों, इतिहास पढ़ना बोरियत भरा बेशक हो, लेकिन इसे पढ़ना जरूरी बहुत है। इतिहास से ही हमें पता चलता है कि हम पहले क्या थे और आज क्या हैं। वह इतिहास ही है जो हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो मित्रों, मैं आज आपको बंगाल के अकाल के इतिहास में लिए चलता हूं। यह द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। हमारा देश भारत ब्रिटिश शासन का उपनिवेश था और हमारे देश में कृषि उपज बहुत कम होती थी। खेती और किसान विकट परेशानियों में फंसे रहते थे। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में हिटलर और मुसोलिनी की वजह से द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया था, जो 1939 से लेकर 1945 तक चला। ब्रिटिश सरकार ने नाजी जर्मनी के विरुद्ध इस विश्व युद्ध में अपने 20 लाख सैनिक भेजे थे। युद्ध के दौरान जापान ने बर्मा पर कब्जा कर लिया था, तो बर्मा से जो चावल आयात होकर भारत आता था उसे जापान ने रोक दिया था। जो चावल बंगाल की जनता के लिए गोदामों में भरा हुआ था, उस पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने कब्जा कर लिया था, ताकि वह अपने सैनिकों तक खाना पहुंचा सके। गेहूं का भंडारण भी पूरे देश के लिए पर्याप्त नहीं था। बंगाल की जनता, जो मुख्यतः चावल पर ही निर्भर रहती थी, भूखों मरने लगी। दोस्तों, उस समय आज का बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये सारा क्षेत्र बंगाल कहलाता था। जब चावल पर चर्चिल ने कब्जा कर लिया तो समूचे बंगाल की जनता त्राही त्राही कर उठी। 1942-43 में यहां भयंकर अकाल पड़ा। बंगाल की आम गरीब जनता के पास खाने को कुछ भी नहीं था। लोग भूख से मरते जा रहे थे। माता पिता अपने अबोध बच्चों को इसीली नदी में फेंक रहे थे, क्योंकि भूख से तड़पते बच्चे उनसे देखे नहीं जाते थे। इतिहास हमें बताता है कि इस अकाल में 30 लाख मनुष्य भूख से मारे गए थे। दोस्तों, जानकार आज भी यह कहते हैं कि यह अकाल नहीं था, बल्कि चर्चिल का नरसंहार था। पूरा देश बंगाल के लिए कुछ ना कुछ कर रहा था। आगरा के नाट्य पितामह राजेंद्र रघुवंशी ने अपनी संस्था आगरा कल्चरल स्क्वाड के तहत कई नाटक उस समय किए। रघुवंशी जी ने रंगमंच से धन इकट्ठा किया और उस धन को उन्होंने बंगाल अकाल पीड़ितों के लिए भेजा। आपने डॉक्टर वीजी कुंटे के नेतृत्व में डॉक्टरों का एक दल भी बंगाल भेजा, ताकि अकाल पीड़ितों के लिए मुफ्त इलाज संभव हो सके। इस तरह के फौरी उपाय तमाम संगठन और तमाम लोग कर रहे थे, लेकिन देश के लिए भुखमरी एक बड़ी समस्या थी। इस समस्या से निजात पाने का सही काम शुरू किया डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने। 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु में पैदा हुए स्वामीनाथन तब 18 साल के थे जब बंगाल में अकाल पड़ा था। उन्होंने तभी यह प्रतिज्ञा ले ली थी कि वे भारत में गेहूं और चावल की उपज बढ़ाएंगे और इस उपज के दाने दाने पर भारत का नाम लिखा होगा। और दोस्तों, हम आभारी हैं स्वामीनाथन जी के। उन्होंने ऐसा करके भी दिखाया। आज भारत गेहूं और चावल की उपज में इतना आत्मनिर्भर है कि वह खुद तो भरपेट खाता ही है, बल्कि निर्यात करके और देशों का पेट भी भरता है। और दोस्तों, मुझे गर्व है, आपको भी होगा, कि गेहूं चावल के हर दाने पर भारत का नाम लिखा होता है। पिछले साल 2024 में स्वामीनाथन जी को मरणोपरांत भारत रत्न से नवाजा गया। उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से पहले ही सम्मानित किया जा चुका था। खैर दोस्तों, बड़ी कामयाबियां रातों रात या जादुई तरीके से हासिल नहीं होती। इसके लिए लक्ष्य बनाकर सतत यानी लगातार काम करना होता है। और यकीन रखिए कि तब परमात्मा भी हमारे साथ काम करता है। स्वामीनाथन ने 18 साल की उम्र में यह प्रतिज्ञा तो ले ली थी कि वे भारत को अनाज में आत्मनिर्भर बनाएंगे। फिर उन्होंने इस लक्ष्य पर काम भी शुरू किया। उन्होंने कृषि में 2 स्नातक डिग्रियां हासिल की। 1947 में देश आजाद हुआ। तब स्वामीनाथन ने दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से स्नातकोत्तर की डिग्री भी हासिल की। इनके कामों की यात्रा बहुत लंबी है। संक्षेप में इतना ही दोस्तों, कि 1965 तक स्वामीनाथन जी ने यह सफलता हासिल कर ली थी कि किसानों की गेहूं की उपज में जबरदस्त इजाफा हुआ था। फिर तो इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा।
ये बस आगे बढ़ते रहे। देश में और विदेशों में भी कई जगह इन्होंने काम किया, खूब नए नए अनुसंधान किए, गेहूं चावल की उपज को भी बढ़ाया और इन्हें पहले से अधिक पौष्टिक भी बनाया। आज बेशक शरीर से डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन जब भी हम खेतों में लहलहाती फसलों को देखते हैं तो हमें उनमें स्वामीनाथन जी दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, इनकी जय जयकार कीजिए और प्लीज मेरे यानी चाणक्य के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए। थैंक यू।